Let's revise the balance of payments chapter. What is actually there in this chapter? See these notes. These notes are very brief and to the point, as well as in next few minutes you will be able to understand कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या. ये लास्ट चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, पर सबसे इजी भी है. इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात बेटा जो आपने समझनी है, दैट इज़ कि इसका मतलब क्या होता है. यहाँ पे है, ये कहते हैं एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है. बिल्कुल टोटली एग्री करते हो आप भी कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जैसे अकाउंट्स आप बनाते हो. और इसमें क्या होता है, हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक वो होती है जो पैसे से संबंधित होती है. किस किस की ट्रांजैक्शंस, अपनी कंट्री की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की. अभी हमने पिछले चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्ट करती है. ठीक है, जब ये इंटरैक्ट करती है, डॉलर्स इधर से उधर जाते आते हैं, रुपीज़ इधर से उधर जाते आते हैं, तो कोई तो रिकॉर्ड का खाता होगा जहाँ पे ये रिकॉर्ड किया जाता है कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है. बस ये वही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये इसका मीनिंग है. अब अगर यहाँ पर देखूँ तो इट इज़ ए नेशनल अकाउंट, नेशनल लेवल ऑफ अकाउंट है. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है. पहले बेटा आइटम्स आती हैं करंट अकाउंट की, फिर आती है कैपिटल अकाउंट की, देन वाइस वर्सा. फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कौन सा, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए. ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इसको फॉलो करते हैं. अगली बात जो इस चैप्टर में आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है, दैट इज़ द रूल ऑफ अकाउंटिंग. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. आप सबको पता है इस रूल के बारे में. अगर आप इसको याद रखोगे बेटा, तो आप बहुत इजीली सारी ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, आप रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे आपके देश के, क्योंकि ये एक कंट्री का है बेटा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक पर्सन का नहीं है, इंडिविजुअल का खाता नहीं है, वो बैंक का होता है खाता, पर ये कंट्री का है. तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो क्रेडिट साइड पर जितने आपके देश में पैसा आ रहा है, ठीक है, वो डालोगे, और डेबिट साइड में जो पैसा जा रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने देश के कुछ एक्सपोर्ट किए, मैंने यहाँ से कुछ मोबाइल फ़ोन्स बाहर भेजे, तो मेरे देश में पैसा आएगा उसके बदले में, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और डेबिट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने बाहर से मोबाइल मंगाए हैं, तो मुझे बाहर लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स. आई होप आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये मैं अभी आपको जहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपने इसको नोट्स की फॉर्म में रिवाइज कर लेना है. कैसे, जैसे मैंने आपको बोला, ये वाला हिस्सा मीनिंग और रूल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है, प्लस इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है तो क्या हिस्से हैं, एक करंट अकाउंट बनता है बेटा, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट बनता है. वैसे वो इतना ज़रूरी नहीं है, आपको याद क्या रखना है कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट होता है और दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं. अगला पोर्शन में आपको ये समझाया गया है कि ये जो करंट अकाउंट होता है इसके अंदर क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. सबसे पहली बात मेरी ये समझना बेटा, कोई भी जहाँ पर हमारा खाता बनता है ना, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है या कोई और भी, तो मैं आपको बताती हूँ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो खाता होता है होता कैसा है. जैसे आप नॉर्मल अकाउंटिंग का स्टेटमेंट बनाते हो है ना, और उसके अंदर आप सारा रिकॉर्डिंग करते हो, तो होता क्या है, लगभग एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है. और आप लोगों को पता है आप लोग क्या करते हो, डेबिट हमेशा यहाँ और क्रेडिट यहाँ करते हो, राइट. बट वो बेटा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो अकाउंट्स के अंदर पड़ी जाती है. इकोनॉमिक्स के अंदर इसका उल्टा है, क्रेडिट साइड आपने इधर लिखनी है और डेबिट साइड आपने इधर लिखनी है. पहली तो ये बात याद रखनी है. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब हम इसका अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेबिट का मतलब, जहाँ पर भी मैंने आपको बताया, आपको रूल कौन सा बोला है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इसका मतलब एक्सपेंसेस, खर्चे, तो डेबिट में हमेशा आउटफ्लो और क्रेडिट में हमेशा इनफ्लो, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वो यहाँ डालना है. ये रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 आपको जो बताने लगी हूँ कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका मतलब क्या है, कि जब भी ये खाता बनता है, ऊपर लिख दिया बीओपी अकाउंट है भाई हमारे देश का, फाइनेंशियल पीरियड लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले बनता है, आइटम्स आती हैं करंट अकाउंट की, ठीक है, फिर आती है कैपिटल अकाउंट की. ऐसे होता है ये, इसका मतलब पैटर्न ये होता है. ये करंट का मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना है साइंस में करंट. करंट बेटा ऐसे फ्लो करता रहता है एक तार के अंदर, इसका मतलब चलता ही रहता है.
करंट अकाउंट ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगी जो सारा साल होती रहती हैं एक देश में बहुत आमतौर पे, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कभी कोई चीज़ का हो रहा है, कभी कोई चीज़ का हो रहा है। तो फिर कैपिटल अकाउंट क्या है? ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती ट्रांजैक्शंस, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे देश का एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस हिला देती हैं। दोबारा सुनो, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है इसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो हमारे देश का एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस हिला देती हैं, उसको चेंज कर देती हैं। एसेट्स आप समझते हो, संपत्ति आपके देश की, लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्ज या कुछ भी ऐसा। और करंट अकाउंट आपके देश का एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस डिस्टर्ब नहीं करता। ये जनरल ट्रांजैक्शंस हैं पैसे की, आमतौर की छोटे मोटे अमाउंट की, जो आती जाती रहती है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ आई विल टेल यू कि ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले, ये मर्केंडाइजेस वर्ड क्यों लिखा है मैंने? मर्केंडाइजेस का मतलब होता है गुड्स, ठीक है, जो देख सकते हो आप। और एक चीज़ें होती हैं जो देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, फ़ोन आ रहा था बाहर से, मोबाइल फ़ोन या इधर से जा रहा है, वो देखा जा सकता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखी नहीं जा सकती, जैसे सर्विसेज। होटल में मैंने फ़ॉरेन जाके सर्विसेज ली, उन्होंने इधर आके कोई फॉरेनर्स ने ली, वो सर्विसेज होती हैं। तो इनका भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। एयरलाइन सर्विसेज, प्लेन में आप ट्रैवल करते हो इधर उधर, ये सर्विसेज होती हैं। तो एक तो ये याद रखना, करंट अकाउंट ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ये बस बैलेंस लिखा है, आपकी मर्ज़ी है लिखना कि नहीं लिखना। क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकाला जाता है। मेन आपके ये दोनों पैटर्न्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में आपको क्या याद रखना है, ये देखो, पहले हम गुड्स को लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे? गुड्स को, सर्विसेज को नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरा आ जाता है इनविजिबल्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे विजिबल चीज़ें तो देख सकते हो, उसका भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि अगर बाहर चीज़ कोई फ़ोन भेजा तो वहाँ से इनकम आई, पैसे मिल रहे हैं, तो वो इनकम और गेन है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आएगी। और अगर बाहर कोई चीज़ मंगा रहे हो बाहर से, इंपोर्ट करने को कहते हैं उसको, इंपोर्ट किया आपने कुछ, तो जैसे हम बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसा देते हैं, तो आउटफ्लो करते हैं, तो डेबिट साइड में क्या आ जाता है? आउटफ्लो, इंपोर्ट आ जाता है। सर्विसेज का भी, इनविजिबल्स का भी बिल्कुल सेम केस है, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से समझ लेना है। तो ये दो बातें तो यहाँ पे अच्छी से क्लियर होनी चाहिए आपको, फर्स्ट और सेकंड हेड इसमें क्या होते हैं। दूसरी बात करती हूँ, ये जो साइड पे लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये होता क्या है? BOT। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP। तो पेपर में डिफरेंस आ जाता है भाई, बताओ BOP और BOT में क्या डिफरेंस है? BOP तो अभी मैंने आपको बताया कितना बड़ा खाता होता है, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना, या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सब आता है। तो BOT क्या है? BOT तो बेटा BOP का एक हिस्सा है, जो कि यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है करंट अकाउंट की एक आइटम पे। क्या मतलब है फिर इसका? बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा सिर्फ और सिर्फ पहली आइटम से रिलेटेड होता है, गुड्स से। मतलब एक देश कितने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, उसका डिफरेंस, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर तो आपके देश के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है, तो इसका मतलब देश एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो इनकम देश में ज़्यादा आ रही है, बाहर चीज़ें बेच रही हूँ, बाहर से इनकम आ रही है, तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या होता है? सरप्लस ट्रेड। अगर उल्टा सीन है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हो और बाहर से चीज़ें मंगाई जा रहे हो, इसका मतलब बाहर पैसे भेजी जा रहे हो, तो आपका वो हो जाता है ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा, तो आपके घाटा चला जाता है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू X माइनस M। एक्स हमेशा सारी इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट्स को कहते हैं और M इम्पोर्ट्स को कहते हैं, ये आपने नेशनल इनकम में भी देखा होगा, ठीक है। और अगर एक्स इनकम ये इम्पोर्ट्स के बिल्कुल बराबर होता है तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर एक्स ज़्यादा है तो सरप्लस, अगर एक्स कम है तो डेफिसिट। ये दो बातें आपको याद रखनी है। बात सिर्फ इतनी याद रखनी है यहाँ पर, सबसे मेन चीज़ जो बताई कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये, और BOT इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो सिर्फ गुड्स का, विजिबल आइटम्स का ही व्यापार बताता है, इसका भी नहीं बताता, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थर्ड आइटम पे चलती हूँ। थर्ड आइटम होती है यहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू, तो यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन। इसका मतलब विदाउट कंसीडरेशन मतलब जिसके बदले में कुछ ना किया जाए,
जिसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक देश ने दूसरे देश की मदद कर दी, दूसरे देश ने हमारी मदद कर दी, ठीक है। तो अगर तो हमारे को मदद हो रही है तो हम करते हैं रिसीट्स, हमें इनकम आ रही है, ठीक है। इनकम रिसीट्स भी हो सकती हैं और ट्रांसफ़र रिसीट्स भी हो सकती हैं। ये इनकम रिसीट क्या होती है? इनकम रिसीट ये होती है कि मान लो मेरा कोई पैसा फ़ॉरेन में लगा हुआ है, मैंने कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, वहाँ से रेंट आ रहा है मेरे को, ठीक है। वो होती है इनकम रिसीट, वन साइडेड है, वो पैसा आ रहा है मेरे पास। इनकम पेमेंट, ठीक है, कोई पैसा जाना है यहाँ से बाहर, ठीक है, आउटफ्लो करना है। मे बी मैंने कोई फ़ॉरेन में रेंट में कोई बिल्डिंग ली हुई है, मुझे उस पर रेंट देना पड़ रहा है, तो इनकम पेमेंट होती है, ठीक है। और ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है जो ग्रांट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें होती हैं। महज एक ट्रांसफ़र ही होता है, इसके बदले में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। इसके बदले में भी कुछ नहीं होता, ये होती है एक तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट की है और उससे आपको इनकम जनरेट होती है, ये उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये थर्ड हेड के अंदर ही आ जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ऐसी चीज़ों के अंदर हम कुछ भी खाता बैलेंस नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, करंट अकाउंट के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल, जिनके बदले में कुछ नहीं सर्विसेज आती। पैसा ऐसा होता है ना, पैसा एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से चीज़ आती है ना, ऐसे वैसा वर्सा चलता है, पर इसके बदले में कुछ नहीं आता, ये सिर्फ वन साइडेड होती है। तो करंट अकाउंट की अगर बात करूँ तो एक जगह टोटल करोगे क्रेडिट साइड तो आ जाएगा टोटल करंट रसीट, रिसीट मतलब होती है इनकम। टोटल करंट आउटफ्लो आ जाएगा डेबिट साइड को करोगे, और इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेट करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि आपने इस तरीके से, ये वाला थर्ड कॉलम आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस के बारे में बेटा। बैलेंस मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। वो आप करोगे तो ये देखो, यहाँ से एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट किया तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। यूनिलेटरल किया, नेट ट्रांसफ़र रिसीट, नेट इनकम रिसीट, क्योंकि हम क्रेडिट साइड्स को डेबिट में से डिडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस कब होगा। तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, जब आपकी इनकम ज़्यादा है देश की और एक्सपेंसेस कम है किसी भी वे में, तो इसका मतलब आपके देश की एसेट पोजीशन अच्छी हुई है, इसका मतलब करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है। अगर आपकी रिसीट्स, इनकम इस टाइम की कम हुई है और आपने देश में से बहुत पेमेंट कर दी है इन आइटम्स के ऊपर जो आपने ऊपर डिस्कस की अभी, तो इसका मतलब आपके देश में से पैसा कम हो गया है, नेट एसेट पोजीशन ऑफ द कंट्री हैज़ डिक्लाइन, ठीक है। एक आपको ब्रीफ में और बताया मैंने कि करंट अकाउंट शोज़ नेशंस ट्रेडिंग स्ट्रेंथ। ये करंट अकाउंट क्या शो करता है, करंट अकाउंट शो करता है कि देश व्यापार करने में कितना अच्छा है। ये गुड्स भी दिखा देता है, ये आपको सर्विसेज भी दिखा देता है, ये आपको एक्सपोर्ट्स भी दिखा देता है, और ये आपको इंपोर्ट्स भी दिखा देता है। इसीलिए करंट अकाउंट को देखना, इसको देखकर कुछ समझ जाना, कंक्लूजन निकालना बड़ा ही ईजी रहता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। तो ये आपका था करंट अकाउंट के बारे में पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही इसकी भी दो साइड्स हैं, एक आपकी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और एक होता है बैलेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स की। कैपिटल अकाउंट में बेटा वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे हमारे देश का एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस हिल जाता है, मतलब या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसी खर्चे रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, कभी कभी होते हैं, इनके अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई बाहर से पैसा बोरो किया है, ठीक है, अभी आपने अपने देश में बोरोइंग्स की है, पैसा आया है, तो आया है, इनफ्लो हो रहा है ना फॉरेन एक्सचेंज का, तो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आपके देश में पैसा आया, लैंडिंग टू अब्रॉड, आपने किसी और देश को पैसा दिया, आउटफ्लो हुआ आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर अगला है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। कुछ लोग फ़ॉरेन से आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो, एक तो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ़ॉरेन से लोग इधर आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी थी मैकडॉनल्ड्स, उसने सेटअप की यहाँ पे, बन गई भाई। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे देश में इनकम आती है, पैसा आता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मेरे देश की एक कंपनी बाहर जाके अपना बिजनेस खोल रही है, तो वो पैसा जा रहा है देश से, इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो वो आउटफ्लो में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई ऐसी कंपनीज जो आपके देश में आती हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसका हिस्सा है जो इस पॉइंट में नोट्स में नहीं लिखा, तो आपने याद रखना और लिखना भी है कहीं पे, कि एफडीआई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें एसेट का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इंडियन को बेच दी मैकडॉनल्ड यहाँ पर, तो वो इंडियन के पास पूरा कंट्रोल आ गया मैकडॉनल्ड का, जो इंडिया में कंट्रोल करेगा पूरा उसको, ठीक है। ओवरऑल कंट्रोल नहीं, इंडिया में उस एसेट का कंट्रोल उसके पास आ गया, ठीक है। ये एफडीआई होता है। फिर ये एफआईआई क्या होता है? एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होता है, या इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी है, आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास पार्शियल कंट्रोल आता है एसेट का, पूरा नहीं आता। अगर मैं किसी फॉरेनर ने रिलायंस के कुछ शेयर्स लिए हैं तो पूरा कंट्रोल नहीं है उसका, तो एसेट कंट्रोल इस केस में नहीं मिलता। इसमें सिर्फ आप खरीद परचेज कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बट इसके अंदर एसेट का कंट्रोल नहीं मिलता। होती एसेट में ही इन्वेस्टमेंट है। आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स आर दी एसेट्स, आपके एसेट्स बनते हैं, पर कंपनी का पूरा कंट्रोल तो नहीं रिलायंस का मिल सकता ना किसी को। तो हमने ये बात समझनी है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की आपने याद रखनी है, एक कौन सी? एफडीआई, और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या इसको हम एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स में, उसको बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बताया। एफडीआई में पूरा कंट्रोल होता है एसेट का, आपको मिल जाता है। एफआईआई में पूरा कंट्रोल आपको एसेट का नहीं मिलता। तीसरी